So, non-profit organization, question number 3. This question is from October, November 2021, paper 3, variant 1. सवाल स्टार्ट होता है. EXOC is a charitable non-profit organization. It is run by a group of volunteers and its aim is to provide specialist wheelchairs for disabled athletes. It runs a charity shop in the city center where people donate unwanted items which are then sold to earn a profit for the organization. It also receives cash donations from the public and grants from the national government. तो जो डोनेशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि भाई आपको कोई जो आपका जो कॉज है उसके लिए अगर मैं चैरिटी देना चाह रहा हूं तो वो जो चैरिटी है वो क्या है, वो डोनेशन है. गवर्नमेंट अलबत्ता चैरिटी नहीं करती. गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट करिए तो उसको हम कहते हैं ग्रांट. अगर कोई बंदा मरते वक्त आपको कोई चीज छोड़ जाता है आपके क्लब को आपके कॉज के लिए तो उसको हम कहते हैं लेगेसी. और अगर कोई बंदा फ्री में आपको नॉट विद द पर्पस ऑफ चैरिटी लेकिन फ्री में अगर बंदा कोई आपके क्लब को कोई जमीन या कुछ कैश दे देता है तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट. इन चारों चीजों का ट्रीटमेंट गिफ्ट डोनेशन लेगेसी ग्रांट सेम तरीके से होता है. अगर तो विदाउट एनी पर्पस ये गिफ्ट डोनेशन लेगेसी या ग्रांट आपको मिला है तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम ट्रीट हो जाएगा. लेकिन अगर इस गिफ्ट डोनेशन लेगेसी या ग्रांट के साथ कोई पर्पस अटैच कर दिया गया है, जिस भी बंदे या जिस भी एंटिटी ने आपको ये गिफ्ट डोनेशन दिया है, अगर उसने कोई पर्पस अटैच कर दिया है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम ट्रीट नहीं होगा, बल्कि रादर इट विल बी रिकॉर्डेड इन द एक्यूमुलेटेड फंड सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो फिलहाल उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस क्लब को कैश डोनेशंस भी मिल रही हैं पब्लिक से और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स भी मिल रहे हैं. अभी तक ये बात कहीं पे क्लैरिफाई नहीं करी कि ये फिर फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस मिल रहे हैं या जनरल पर्पस के लिए आपको ये सारी चीजें रिसीव हो रही हैं. फिर आगे लिखते हैं. EXOC was formed on 1st January 2020 and at the end of the first year the operation of the following accounts were prepared. कह रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1 जनवरी 2020 में स्टार्ट हुई है, फॉर्म हुई है और पहला साल ही इसके ऑपरेशंस को अभी खत्म हुए में हुआ है. और पहले साल के बाद यानी कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 यानी 1 जनवरी 2020 को ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई. 31 दिसंबर 2020 को ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ. तो उसके लिए अब उन्होंने एक चैरिटी की जो शॉप थी उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया. चैरिटी शॉप से इनका क्या काम था, मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं कि ये चैरिटी शॉप सबसे पहले तो वॉलंटियर्स चला रहे थे. वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो कि फ्री में जो आपके क्लब का कॉज है जिसको आप अचीव करना चाहते हो वो उस कॉज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो फ्री में आपके लिए कुछ काम करते हैं. दे आर द वॉलंटियर्स. आप उनको उस काम के कोई पैसे पे नहीं कर रहे होते. तो ये जो शॉप्स हैं ये यही वॉलंटियर्स चला रहे हैं. और शॉप का पर्पस क्या है? शॉप का पर्पस ये है कि वो लोग जो के पास लेट से कुछ चीज पुरानी हो जाती है और अब उनको वो पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए तो वो उसको आके डोनेट कर देते हैं उस शॉप में. और ये शॉप फिर उसको उन चीजों को जो कि उनको डोनेशन में रिसीव हुई है, अब वो जूते भी हो सकते हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसको वो कुछ अपना प्रॉफिट रख के क्या कर देती हैं, बेच देती हैं. और वो जो प्रॉफिट जितना भी, अच्छा ये कह रहा है कि कुछ प्रॉफिट रख के बेच देती है शायद थोड़ा गलत हो, क्योंकि भाई अगर आपको एक चीज कंप्लीटली फ्री में मिल रही है, लेट से एक बंदा था उसके पास एक बड़े अच्छे जूते थे, उसका उसने 3-4 साल पहने और वो जूते लाके आपको डोनेट कर दिए क्योंकि उसको नहीं चाहिए था. आपने वही जूते आगे 5,000 के बेच दिए तो आपने जितने के भी वो जूते बेचे वो क्या है, वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट ही तो है ना एक तरीके से, क्योंकि आपको कोई उसकी कॉस्ट तो पड़ी नहीं थी, वो तो डोनेटेड चीज थी जिसको आपने आगे सेल आउट कर दिया. तो यहाँ पे ये जो शॉप चला रहे हैं सिटी के अंदर उसका पर्पस क्या है कि डोनेटेड चीजें लेते हैं और आगे उसको थोड़ा सा मे बी लाइक से रिपेयर करके या थोड़ा सा उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके उसको साफ सुथरा करके आगे बेच देते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं. लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो किसी, अगेन क्लब है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक चैरिटेबल इदारा है, तो उसको वो जो भी प्रॉफिट उससे बनता है उसको वो अपने कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं. और उनका कॉज क्या है कि हम स्पेशलिस्ट व्हील चेयर्स बना रहे हैं, किसके लिए? डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए. तो ये शॉप चला के जो भी प्रॉफिट आता है हम ये कहेंगे कि भाई उससे ये लोग व्हील चेयर्स खरीद रहे हैं स्पेशलिस्ट, और किसको दे रहे हैं? डिसेबल्ड एथलीट्स को दे रहे हैं. तो अभी इन्होंने शॉप का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बना के दिया है कि भाई हमारे पास जो गुड्स आए थे और हमने उनको जब बेचा तो उसका रेवेन्यू 1,26,000 का आया है.
उस शॉप को जाहिर सी बात है सिटी के बीच में चला रहे हैं, तो शॉप का रेंट है कुछ $18,000, और शॉप का जाहिर सी बात है जब चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ बिजली का बिल, कुछ ना कुछ यूटिलिटी बिल्स, ये सारी चीजें भी आती होंगी। अलबत्ता वेजेस नहीं आती होंगी, क्यों? क्योंकि इट इज रन बाय वॉलंटियर्स। अगर तो हाँ वॉलंटियर्स नहीं चला रहे होते या उसने ये बात नहीं करी होती, तो शायद मैं ये भी कहता कि हाँ भाई हो सकता है कुछ बंदे दुकान खोलने बंद करने के लिए रखे हुए हो तो उनको हम कुछ वेजेस भी दे रहे हो। लेकिन इस केस में वी कैन नॉट से कि यहाँ पे कोई वेजेस हो रही दी जा रही है, बिकॉज ये शॉप वॉलंटियर्स चला रहे हैं। तो शॉप की ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम कहेंगे कि ज्यादातर हमारे यूटिलिटी बिल्स, जिसमें बिजली गैस और पानी के बिल जो होते हैं वो आ रहे होंगे, टेलीफोन का, इंटरनेट का, इस तरीके के बिल्स। खैर, तो इस शॉप से हमने कितना प्रॉफिट कमाया? $90,600 कमाया। नॉर्मल जो अभी हमने पीछे देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए थे, वो हमने क्या बनाए थे कि एक बड़ा सा क्लब है, उस क्लब के अंदर कोई छोटी सी दुकान ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये एक दुकान ही है, लेकिन इस दुकान के अंदर फर्क क्या है? इस दुकान के अंदर फर्क ये है कि जो बाकी जो क्लब्स के अंदर दुकान थी, उनको चलाने के लिए उनको गुड्स खरीदने पड़ते थे, और फिर उस गुड के ऊपर वो थोड़ा सा अपना मार्कअप रख के बेचते थे। यहाँ पे उनको फ्री में चीजें डोनेट करी जा रही हैं, जिसको वो आगे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं, और जो भी बेच के उससे उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एक तरीके से क्लब की इनकम है। तो जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसके अंदर ये 90,600 जो कि शॉप का प्रॉफिट है, दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम फॉर द क्लब। फिर उसके नीचे हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल का गिवन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो यहाँ पे क्लब के पास ग्रांट्स जो कि उनको गवर्नमेंट से मिल रही थी वो 80,000 की मिली है। कैश डोनेशन जो उनको जनरल पब्लिक से मिल रही थी वो 96,520 की मिली है, और कैश सेल्स 126,000 की है। अच्छा, ये कैश सेल वही जो शॉप की सेल है ना, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे जो उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया था उसमें भी सेल्स 126,000 थी, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो रिसीट्स के नाम से कैश सेल्स आ रही हैं वो भी 126,000 है। तो ये कोई अलग इनकम नहीं है, ये वही जो शॉप चल रही है, उस शॉप में जो हमने माल बेचा उसके जो पैसे आए हैं, जाहिर सी बात है पैसे तो बैंक अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही आने, तो वो पैसे दिखाने के भाई वो 1,26,000 भी हमें रिसीव हुए हैं। उसके बाद कुछ एडमिन के खर्चे हमने पूरे किए हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग एंड फंड रेजिंग के खर्चे हैं। जब आप बेसिकली डोनेशन लेने जाते हो, आपने देखा है कि अक्सर जो बड़े बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, इनके रमजानों में बाकायदा ऐड चल रहे होते हैं, जिसको कहते हैं कि फंड रेजिंग की इनकी कैंपेन चल रही है। तो उस कैंपेन को चलाने की भी तो कॉस्ट है ना, और वो क्लब के एक्सपेंडिचर का ही खर्चा है, विच इज जिसको ये एडवर्टाइजिंग एंड फंड रेजिंग के नाम से बुला रहे हैं। फिर इन्होंने एक नॉन करंट एसेट यानी कंप्यूटर भी खरीदा है, और कुछ इन्होंने जाहिर सी बात है व्हील चेयर के सप्लायर्स को पेमेंट करी है। जो व्हील चेयर्स के सप्लायर्स को उन्होंने पेमेंट करी है वो कितने की करी है? 2,12,600 की इन्होंने व्हील चेयर्स के सप्लायर को पेमेंट करी है। अब ये जो पेमेंट है, क्योंकि देखिए इन्होंने व्हील चेयर्स खरीदनी थी, लेकिन इससे रिलेटेड उन्होंने आपको शायद एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है। जो एडजस्टमेंट उन्होंने दी हुई है उस पर हम आते हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे उसने आपको एक एडजस्टमेंट भी दी हुई थी, एडजस्टमेंट नंबर 3। क्या एडजस्टमेंट दी हुई है? सॉरी, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट दी हुई है कि भाई आपने जो व्हील चेयर के सप्लायर्स को पेमेंट करी है, जो कि टोटल पेमेंट 2,12,660 की तो थी, दोबारा बता सकते उसमें हैं से कि आपने क्या करवाया पहले इसमें? बस बेटा मैं ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही पढ़ रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो हमारे पास ग्रांट्स थी 80,000 की जो गवर्नमेंट से मिली है, कैश डोनेशंस थी 96,520 की जो जनरल पब्लिक से मिली है, और जो हमने जो शॉप चला रहे थे उसमें 1,26,000 की जो सेल करी है वो पैसे आए हैं। और बाकी हमने कुछ पेमेंट्स करी हैं जिसमें हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की पेमेंट करी है। फंड रेजिंग यानी कि जब आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हो तो उसमें फंड रेज करना होता है, तो उसके लिए आप कभी कभार कैंपेन चलाते हो। जैसे रमजानों के टाइम पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपने देखा होगा वो टीवी चैनल्स पे ऐड चलाते हैं कि अपनी ज़कात अतियात सदकात हमें दें। तो वो ऐड चलाने की भी तो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट हमने पे की है। हमने एक कंप्यूटर, एक नॉन करंट एसेट खरीदा है, और उसके बाद जब भी मैं बता रहा था कि आपने व्हील चेयर के सप्लायर्स को, क्योंकि आपके क्लब का कॉज क्या है कि जो डिसेबल्ड एथलीट्स हैं उनको हमने एक स्पेशल किस्म की व्हील चेयर देनी है। तो टोटल आपने जो इन व्हील चेयर्स के लिए सप्लायर्स को पेमेंट करी थी वो 2,12,660 की करी थी, विच इज 2,12,660। उसमें से वो एडजस्टमेंट नंबर 2 में कह रहा है कि आपने जो टोटल पेमेंट करी है, जो टोटल आपने डिपॉजिट कराया है, उसमें से 39,400 का ऐसा डिपॉजिट है जो कि अभी तक उस अमाउंट की व्हील चेयर्स ना ही तो बनी है, ना ही आपको रिसीव हुई है। तो क्या कह रहे हैं वो? ऑन 31 दिसंबर 2020 deposits paid for wheelchairs ordered
बट नॉट yet मैन्युफैक्चर्ड अमाउंटेड टू $39,400। यानी इस 2,12,660 के अंदर 39,400 की एक ऐसी डिपॉजिट की अमाउंट है जो आपने पे तो कर दी है, लेकिन उसके बदले में अभी तक ना ही तो वो व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर हुई हैं और ना ही वो व्हील चेयर्स अभी तक आपको डिलीवर हुई है। ठीक है ना, तो इट इज सम वॉट ऑफ अ प्री पेमेंट। ये क्या है कि आपने ये जो 39,400 है ये पे कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, अभी तक आपको व्हील चेयर्स नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है आने वाले महीने में जो अगला साल स्टार्ट हो तो आपको पहले 2-3 हफ्ते के अंदर ही वो व्हील चेयर्स रिसीव हो जाएं। लेकिन आज की डेट में क्योंकि मैं उन व्हील चेयर्स का डिपॉजिट जमा करा चुका हूं और मुझे उसके बदले में जो गुड्स मिलने चाहिए थे, जो व्हील चेयर्स मिलनी चाहिए थी, वो रिसीव नहीं हुई हैं। तो इस वजह से ये $39,400 इस क्लब की क्या है, एक तरीके की प्री पेमेंट है। क्योंकि आपको प्री पेमेंट क्या होती है कि भाई आपने पैसे दे दिए, आपको सर्विस या जो उसके बदले में चीज मिलनी थी वो नहीं मिली, तो आपने 39,400 जमा करा दिए व्हील चेयर्स के लिए, लेकिन आपको अभी तक उसके बदले की व्हील चेयर मिली, डिलीवरी तो दूर की बात है, वो अभी तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई है। तो ये पूरा का पूरा 39,400 क्या है, इस क्लब के लिए प्री पेमेंट है। आज व्हील चेयर नहीं मिली, हो सकता है अगला साल जैसे ही स्टार्ट हो पहले महीने के अंदर हमें व्हील चेयर मिल जाए, लेकिन एज ऑफ टुडे ये पेमेंट हमारे लिए एक प्री पेमेंट है। तो अब जो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने की व्हील चेयर्स, यानी ये कॉस्ट के टर्म में पूछूं कि कितने की व्हील चेयर्स की कॉस्ट आपने जो है वो आगे एथलीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने 2,12,660 की जो व्हील चेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं या जो है वो एथलीट्स के अंदर बांट दी हैं। नो, क्योंकि इस 2,12,660 में से 39,400 की तो वो अमाउंट है जो व्हील चेयर अभी तक आपको मिली नहीं है। तो जो व्हील चेयर की एग्जैक्ट कॉस्ट है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर इंकर करी है वो 2,12,660 माइनस 39,400, जो कि मेरा प्रीपेड डिपॉजिट है। जब मैं उसको माइनस करूं तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज $1,73,260। ये वो कॉस्ट है व्हील चेयर्स की जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर कराई है और डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो कॉस्ट ऑफ व्हील चेयर्स ड्यूरिंग द ईयर जो मुझे पड़ी है वो कितनी पड़ी है, $1,73,260। बेसिक सा जो प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई साल के एंड पे जो भी प्री पेमेंट होती है उसको हम टोटल जो हमारा पेमेंट हुई भी होती है उससे माइनस कराते हैं, तो हमारे पास जो ड्यूरिंग द ईयर उस पर्टिकुलर खर्चे की या उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की कॉस्ट इंकर्ड होती है वो निकल के आ जाती है, जो कि इस केस में $1,73,260 निकल के आई है। उसके बाद एक बहुत ही बारीक सी चीज जो कि मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने पूरा सवाल भी अगर देख लिया है तो आप लोगों ने अभी तक रियलाइज करी होगी। ये जो शॉप रेंट है बहुत ही नाजुक सी चीज है, समझ लो 1 मार्क की इस एग्जामिनर ने इस चीज को रखा है, लेकिन आई डाउट के बच्चे इसको एग्जाम के अंदर पकड़ पाए होंगे। शॉप रेंट की पेमेंट, ये क्योंकि बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, तो ये पेमेंट्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेमेंट्स के अंदर इसने शॉप का रेंट कितना लिखा है, 19,000 लिखा है, और ऊपर जो आपको शॉप का रेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया था उसमें उसने शॉप का रेंट लिखा हुआ 18,000। आप समझे इस बात का मतलब क्या, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ऑन अक्रूवल बेसिस, कि जितना खर्चा हुआ है इंकर हुआ है उतना रिकॉर्ड करो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने कितनी पेमेंट करी है या कितनी पेमेंट नहीं करी। तो आपने पेमेंट तो शॉप के रेंट की $19,000 करी है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जो शॉप रेंट ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुआ है यानी 12 महीने का जो रेंट था वो 18,000 था। अब सर फिर ये $1,000 आपने एक्स्ट्रा क्यों पे किया, हो सकता है आपने जनवरी के महीने की रेंट की पेमेंट अभी से दिसंबर में ही कर दी हो, या कुछ आपने ज्यादा पैसे दे दिए हो कि भाई आगे के महीनों में इसको सेटल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है कि आपकी शॉप रेंट की पेमेंट 19,000 है जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में वो 18,000 आ रहा है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि आपने $1,000 से शॉप रेंट क्या किया हुआ है, $1,000 से शॉप रेंट ओवर पे किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि प्रीपेड किया हुआ है। तो शॉप रेंट की कितनी आपने प्री पेमेंट की हुई है, $1,000 की शॉप रेंट की प्री पेमेंट की हुई है। जैसे आपने यहाँ पे अपने व्हील चेयर के सप्लायर को 39,400 की प्री पेमेंट करी हुई थी, उसी तरीके से आपने शॉप रेंट की कितनी प्री पेमेंट की हुई है, $1,000 की प्री पेमेंट करी हुई है। और फिर उसके नीचे यही वाली बात, अब जिसने ये बात पकड़ ली वो अगली बात भी पकड़ सकता है कि भाई शॉप रेंट की जो ऑपरेटिंग शॉप की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर $14,680 की हुई है, लेकिन उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है वो तो ज्यादा आ रही है, वो तो $17,400 आ रही है। तो ऐसा क्यों है भाई,
पेमेंट कम की हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा रिकॉर्ड हुई भी है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस भाई, जब पहला केस था जहां पे रेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है वो कम आ रहा है, आपकी पेमेंट ज्यादा है, तो मैंने उसको कहा कि ये प्री पेमेंट आपने करी हुई है। और प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या होता है, करंट एसेट होता है, क्योंकि आपने अगर एडवांस में किसी को पैसे दिए हुए हैं तो या तो आप उससे फ्यूचर में उसके बदले में सर्विस रिसीव करोगे या फिर आप उससे रिफंड मांग लोगे, तो आपको कुछ ना कुछ उससे रिसीव होना होता है। दैट इज वाई हम प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट कहते हैं। यहाँ पे जहां पे आपका शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुआ है वो 17,400 ज्यादा है, और पे आपने कितना किया है जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज ओनली $14,680। तो अगर पे कम किया है, इंकर ज्यादा हुआ है, इसका मतलब जो भी डिफरेंस है वो अनपेड अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आपका कोई बिजली का बिल दिसंबर के महीने का आया हो और वो इंकर तो हो गया क्योंकि दिसंबर का महीना इसी अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है, तो उसका जो भी बिल है वो इसी साल की ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाना था, लेकिन आपने अभी तक पे ना किया हो क्योंकि हो सकता है उसकी डेडलाइन अगले महीने की 15 तारीख 15 जनवरी तक की हो। तो आप सोच रहे हो कि भाई बीइंग अ पाकिस्तानी हम कराएंगे आखिरी तारीख को पेमेंट, तो 31 दिसंबर को, लेकिन क्योंकि आपने वो पेमेंट नहीं करी है और वो खर्चा इंकर हो चुका है, तो जितनी भी अमाउंट जो अनपेड है वो ऑब्वियसली आपके बिजनेस की करंट लायबिलिटी है ना, क्योंकि ठीक है आपने आज की तारीख तक पे नहीं करी भी, लेकिन अब अपेरेंटली आपको विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर एज सून एज पॉसिबल, जिसको हम कहते हैं कि आपने उसको पे करना ही करना है, तो जब तक आप पे नहीं करते वो आपकी ऑब्लिगेशन है एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 14,680 माइनस 17,400 माइनस 17,400, तो ये हमारे पास आ रहा है 14,680। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं जरा एडजस्टमेंट देख लें, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इससे रिलेटेड, नहीं कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो 14,680 माइनस 17,400, ये आपके पास बन रहा है $2,720। मैं इसको यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ, 14,680 ये मेरी पेमेंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट की, माइनस 17,400 ये वो खर्चा है जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर हो गया है, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज $2,720, जो कि बेसिकली अक्रूड है। और अक्रूड क्या है, अक्रूड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अक्रूड शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट, अक्रूड शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपके पास, ये अक्रूड शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब अक्रूड शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, बेसिकली जो मैंने बताया कि अनपेड अमाउंट है, तो अनपेड अमाउंट से क्या मतलब है कि किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये आपकी करंट लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। जिस तरीके से शॉप रेंट की प्रीपेमेंट किसको रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये आपके करंट एसेट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी हमने देख लिया, अब हमारे पास नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट टू तो हमने ऑलरेडी देख ली कि 39,400 की हमने क्या करी हुई थी, प्री पेमेंट करी हुई थी अपने व्हील चेयर्स के सप्लायर को, जो कि अभी तक मुझे मैन्युफैक्चर होकर डिलीवर नहीं हुई है, लेकिन प्री पेमेंट है। तो प्री पेमेंट जैसे यहाँ पे भी बात हुई कि क्या है, बिजनेस का करंट एसेट है, मैं उसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये 39,400 क्या है, करंट एसेट है आपके बिजनेस का। क्या आपको पेमेंट अगर आपने कर दी है तो या तो अब वो सप्लायर आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेगा, और व्हील चेयर अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सका तो वो आपको रिफंड प्रोवाइड करेगा, यानी आपको कुछ ना कुछ रिसीव होना है, तो ये आपके बिजनेस का करंट एसेट है। एडजस्टमेंट वन बहुत सिंपल सी बहुत कॉमन सी एडजस्टमेंट, उसमें कहता है कि भाई जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपने पे करी है ना $27,240 की, कह रहा है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्लूडेड 7,200 फॉर अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रनिंग फ्रॉम नवंबर 2020 टू अप्रैल 2021। मेरे साथ रहिएगा, बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। कह रहे हैं आपने टोटल एडवर्टाइजिंग की पेमेंट की 27,240 की, जबकि इसमें से 7,200 की जो पेमेंट है वो फॉर अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो कि नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक चलेंगी। तो हम जरा उसको यहाँ पे ना एक कॉलम बना लेते हैं कि 7,200 की जो पेमेंट है ये चलेगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल में उसने कहा है कि टू अप्रैल 2021, यानी अप्रैल का महीना भी इंक्लूडेड है। यानी 7,200 की जो पेमेंट वो कह रहा है ना कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो ऊपर मैंने आपको दी है 27,240, उसमें से 7,200 की एक ऐसी पेमेंट है एडवर्टाइजिंग की जो कि एक कैंपेन है जो कि नवंबर 2020 से लेके
अप्रैल 2021 तक चलेगी, विच मीन्स के कितने महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये टोटल 6 महीने हो गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 मंथ, बल्कि ऊपर लिख देता हूँ कि 7,200 की जनाब जो पेमेंट है जो क्लब ने करी है, ये करी है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 7,200 की पेमेंट 6 महीने के लिए है। अब यहाँ पे आपका सवाल, अब जो आपने जहाँ पे चीज समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो 6 महीने की पेमेंट आपने 7,200 करी हुई है, आपका जो कंसर्न होता है, या कह लो कि जो अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जानी है अपेरेंटली, या ये बहुत कॉमन सी एडजस्टमेंट है, नॉर्मल बिजनेसेस के सवालों में भी आती है कि भाई इसमें से कितनी अमाउंट अब जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाए, क्योंकि ये एनपीओ है तो मैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह रहा हूँ, और कितनी अमाउंट मेरी प्रीपेड है। क्योंकि यहाँ पे सुनिएगा बात, देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ना, वो एंड हो रहा है कब, 31 दिसंबर 2020 को। हमने पेमेंट कर दी है 6 महीने की, जिसमें से 4 महीने, दीज 4 मंथ्स आर नॉट पार्ट ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, ये करंट अकाउंटिंग ईयर के पार्ट नहीं है। अलबत्ता जो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने हैं, ये करंट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। मैं लिख देता हूँ 2 मंथ्स, ये करंट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। तो अब सवाल ये जो उठता है कि भाई कितनी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाए 7,200 की, और कितनी अमाउंट जो है वो प्रीपेड है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस भाई, जो इस साल का खर्चा है विच इज इन 2 मंथ्स, यानी ये कैंपेन जो 6 महीने में चल रही है, जिसके जो कॉस्ट है 6 महीने की वो 7,200 है, तो उसमें 2 महीने का खर्चा इसी अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, बाकी 4 महीने का खर्चा अगले अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ वो खर्चा रिकॉर्ड करते हैं जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, और बाकी के जो 4 महीने का खर्चा है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेमेंट। और प्रीपेमेंट क्या होती है बिजनेस के लिए, एक किस्म का एसेट होती है, जो बात मैंने अभी ऊपर भी करी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 7,200 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा $1,200, यानी कि ये पर मंथ की पेमेंट है, कि हर महीने आपका एडवर्टाइजिंग जो चल रही है वो $1,200 की चल रही है इस 7,200 में से। 4 महीने जो है वो इस अकाउंटिंग ईयर का पार्ट नहीं है, वो अगले अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है। तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल गिव यू $4,800। तो ये 4 महीने की जो पेमेंट है विच इज $4,800, जो कि अगले अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर प्री पेमेंट, कि इतना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपने क्या किया हुआ है, प्रीपे किया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग एंड फंड रेजिंग की अमाउंट है उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्हील चेयर सप्लायर की भी जो प्री पेमेंट थी वो क्या हुई, माइनस हुई। माइनस क्यों करा रहा हूं, और माइनस होके अमाउंट जाएगी किधर, माइनस होके अमाउंट जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, जहां पे हम सिर्फ वो कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुई है। इट डजेंट मैटर कि हमने पे कितना किया था या कितना पे नहीं किया था, जो अमाउंट इंकर हुई है वो जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर भले आपने 27,240 पे किया है, लेकिन उसमें से 4,800 क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा नहीं है, वो अगले अकाउंटिंग ईयर का खर्चा है, जो कि अगले अकाउंटिंग ईयर इंकर होगा, सर्विस आपको अगले अकाउंटिंग ईयर मिलेगी। तो जब तक वो सर्विस आपको नहीं मिलती, और ये आपने उसकी क्या करी है, एक तरीके से प्री पेमेंट करी है, एडवांस बेसिस पे उसको पहले से पे कर दिया है, तब तक वो आपके बिजनेस का करंट एसेट बन के रहेगी। एडजस्टमेंट 2 हमने ऑलरेडी देख ली थी। फिर एडजस्टमेंट 3 पे आए तो अक्रूवल्स एट द ईयर एंड इंक्लूडेड 450 और ऑफ एडमिन एक्सपेंस। तो ये बहुत सिंपल है, 450 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐसा है जिसमें सर्विस आपको मिल गई है और आपने उसको अभी तक जो है वो पे नहीं किया। तो जो अनपेड अमाउंट होती है, सर्विस आपको मिल चुकी है, तो इनकम स्टेटमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी, जो इंकर हुई है। तो ये $450 तो इंकर हो चुके हैं, तो ये $450 क्या कर लिए जाएंगे यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस के अंदर ऐड करके फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाएंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट उसने कहा कि भाई जो कंप्यूटर आपने खरीदा है, इट शुड बी रिटन ऑफ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 5 ईयर। रिटन ऑफ क्या मतलब सर, कंप्यूटर को राइट ऑफ कर रहे हैं भाई, वो आसान लफ्जों में कह रहा है कि कंप्यूटर की जो कॉस्ट है उसको अगले 5 सालों में स्प्रेड करके डालना है, यानी कि उसकी जो डेप्रिसिएशन है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 5 साल होगी। तो 7,000 को अगर डिवाइड बाय 5 कर दूं मैं, तो मेरे पास कंप्यूटर की जो है वो डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाए। कंप्यूटर डेप्रिसिएशन 7,000 डिवाइडेड बाय 5, जो कि मेरे पास निकल के आ रहा है $1,400। तो ये भी जाहिर सी बात है, हमने देखा था कि भाई जो डेप्रिसिएशन भी होती है क्लब की, वो भी उस क्लब का क्या होता है, एक तरीके का खर्चा होता है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये सारी तो हो गई एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं मेन रिक्वायरमेंट पे। एक्सप्लेन हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अ चैरिटी शॉप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बिजनेस।
मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि भाई जो बिजनेस होता है वहां पे तो वो कुछ खरीदते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट पड़ती है। यहाँ पे तो आप कुछ खरीद ही नहीं रहे, ये तो जो चैरिटी शॉप चला रहे हैं वहां पे इनको गुड्स डोनेट हो रहे हैं, तो दे विल नॉट हैव अ कॉस्ट ऑफ सेल। दे डोंट हैव इन्वेंट्री, मतलब अगर इन्वेंट्री चलो गुड्स पड़े हुए भी है तो उस इन्वेंट्री की कोई कॉस्ट नहीं होगी। सो वी विल से द चैरिटी शॉप will not have any cost of sale because they are not purchasing any goods. They are not purchasing any goods. Purchasing any goods. Rather, the goods are being donated. Rather, the goods are being donated, which makes their cost, which makes तो ये गुड्स व्हीलचेयर है ना? cost equivalent to zero. आशा सवालात क्लास के एंड में, which will make their cost equivalent to zero. ठीक है ना? तो आप जो गुड्स आपको हो रहे हैं वो डोनेट हो रहे हैं, और डोनेट जो गुड्स हो रहे हैं उनकी कॉस्ट किसके बराबर हो गई है? डोनेटेड गुड्स की कॉस्ट जीरो के बराबर है। दैट इज वाई उसकी कोई इन्वेंट्री की भी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। मेकिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मेकिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री cost lower, making the value of inventory cost lower than the selling price. अच्छा, मैंने यहाँ लोअर का वर्ड यूज किया है सेलिंग प्राइस के मुकाबले में, बजाय इसको कि जीरो लिख देने के, क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट तो कोई नहीं है लेकिन इन्वेंट्री भी जो है, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट अगर चलो हम ये कह रहे हैं कि हमने कुछ खरीदी नहीं है बट इट विल स्टिल हैव सम वैल्यू, लेकिन जो भी उसकी वैल्यू है वो उसकी सेलिंग प्राइस से क्या होगी? हमेशा कम होगी, क्योंकि आपको तो वो गुड कितने का पड़ा है? $0 का पड़ा है एज फार एज परचेज प्राइसेस कंसीडर। तो भाई यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा ये डिफरेंस हो गया। फिर एक और डिफरेंस भी है, जब आप एक बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हो और या उसकी शॉप चला रहे होते हो तो उसमें आपको वेजेस भी पे करनी पड़ती है। ये शॉप कौन चला रहे हैं? वॉलंटियर्स चला रहे थे, तो वेजेस क्या हो गई? वेजेस विल ऑल्सो बी जीरो। वेजेस विल बी जीरो बिकॉज इट्स रन बाय वॉलंटियर, इट्स रन बाय वॉलंटियर्स। अच्छा, ये जो इन्होंने अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ये वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम देख के आ चुके हैं। सो इट्स नॉट डिफरेंट। आपके चारों पॉइंट्स हमने देख लिए और चारों एडजस्टमेंट्स हमने कर ली। उसके बाद उसने कहा प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो ये भी बड़ी आसान सी उसने चीज मांगी है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे दें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सारी वर्किंग हम कर चुके हैं, सारी की सारी वर्किंग कर चुके हैं। हमें सिर्फ अब जो है ना हमारा वाहिद काम क्या है कि हम फिगर्स को प्लग इन करते रहें, और फिगर्स को प्लग इन करते हुए जो हम क्या निकालने, फिगर्स को प्लग इन करते हुए हम सरप्लस या डेफिसिट जो भी क्लब का है वो निकाल। तो हम सबसे पहले हमारी इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे। इनकम्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी? इनकम्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हमने जो चैरिटी शॉप चला रहे तो उससे जो हमारा प्रॉफिट था $90,600 वो आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शॉप, दैट इज $90,600। देन आपके पास कुछ कैश डोनेशंस आई थी। अच्छा, अब जरा सुनिएगा बात। कैश डोनेशन, मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया है, ठीक है ना? मैंने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। कहीं पर भी जो कैश डोनेशन जनरल पब्लिक से आई हो उसका कोई पर्पस गिवन नहीं है। उन्होंने कहीं पे ऐसी बात नहीं की हुई कि भाई इस कैश डोनेशन को मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल करो, इस कैश डोनेशन को जो है वो फला पार्क बनाने के लिए इस्तेमाल करो। कोई ऐसी बात कहीं पे कोई पर्पस मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट डोनेशन लेगेसी जहां कोई पर्पस मेंशन ना हो तो वो सिंपली पूरी की पूरी अमाउंट इनकम बन जाएगी। एंड सेम गोज फॉर द ग्रांट एज वेल, कि आपको जो ग्रांट भी $80,000 की रिसीव हुई थी उसके लिए भी पूरा सवाल पढ़ लिया, कोई पर्पस नहीं गिवन, तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या ट्रीट कर ली जाएगी? एज अ सिंपल इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। तो कैश डोनेशन
जो कि आई बिलीव $95,600 की हैं। एंड हमारे पास फिर ग्रांट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से जो कि $80,000 की है। ये हमारी 3 इनकम्स थी। चेक कर लेते हैं। कैश डोनेशन 96,520। अच्छा 96,520 96,520। तो ये हमारी बेसिकली 3 इनकम्स हैं। इसके अलावा हमें कोई और इनकम हमें नहीं दिख रही। कैश डोनेशन भी हो गई, ग्रांट्स भी हो गई, और ये मैंने आपको बताया था कि ये अलग से कोई इनकम नहीं है। ये जो शॉप चला रहे हो उसमें जो सेल हुई है उसी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस शॉप का सेल की फिगर आपकी क्लब की इनकम नहीं है, बल्कि उस शॉप का जो प्रॉफिट है वो आपकी क्लब की इनकम है, जो हमने लिख लिया $90,600। और अगर इस शॉप से, वैसे तो इस शॉप से नुकसान हो नहीं सकता, लेकिन जस्ट इन केस हो रहा होता तो वो फिर क्लब का एक्सपेंडिचर होता, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर वाले कॉलम के अंदर जाता। तो अब इन तीनों इनकम्स को अगर मैं ऐड कर लूँ, $90,600 प्लस $96,520 प्लस $80,000, तो ये आपके पास आ रहा है 267,120। 267,120 ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपकी टोटल इनकम है। और फिर आप अपने एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करोगे, जो भी क्लब के एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। तो एक एक करके हम अगर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करें, तो अब सबसे पहली बात जो आपने दिमाग में रखनी है ना, कि शॉप रेंट और शॉप की ऑपरेटिंग कॉस्ट ये अब दोबारा से एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉप से रिलेटेड जो है वो खर्चे थे, और ये शॉप के ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हैं, और आपने जो फाइनल फिगर ली है प्रॉफिट या लॉस की, उसके अंदर ये सारे खर्चे भी इंकॉर्पोरेटेड है। तो अब मैंने सिर्फ वो खर्चे लेने जो ओवरऑल क्लब से रिलेटेड थे, ना कि उस शॉप से रिलेटेड थे। इसमें सबसे पहले आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो आपने पे किए हैं वो 14,220 के हैं, लेकिन 450 अप्रूवल था तो वो ऐड करेंगे। तो 14,220 एडमिन 14,220। जब भी हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें फिगर्स के अंदर, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो दैट वर्किंग के भाई मैं क्या ऐड करके फिगर लिख रहा हूँ, ताकि अगर उसने उसका मार्क कोई वर्किंग का सेपरेट रखा हुआ हो तो वो मुझे मार्क मिल जाए। 14,220 प्लस $450, ये मेरे पास आ रहा है 14,670। एडमिन एक्सपेंस हो गया ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेंस था एडवर्टाइजिंग का, लेकिन उसमें प्री पेमेंट थी तो वो माइनस होगा। तो 27,240 27,240 माइनस 4,800 की हमने देखा प्री पेमेंट थी, वो माइनस होगी। ये आपका बेसिकली एडवर्टाइजिंग का खर्चा निकल के आ जाएगा। 27,240 माइनस 4,800, जो कि बन रहा है $22,440। देन एडवर्टाइजिंग के बाद आपके पास जो है वो परचेज ऑफ कंप्यूटर। ये पूरा का पूरा आपका खर्चा नहीं है, रिमेंबर दैट। जब भी आप नॉन करंट एसेट खरीदते हो, वो पूरी की पूरी उसकी कॉस्ट को उठा के ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको एज एक्सपेंस नहीं शो करते। सिर्फ उसका पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस में जाता है। तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी $1,400, तो वो एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ आ जाएगी $1,400। डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर के बाद और कौन सा खर्चा है? पेमेंट टू व्हील चेयर सप्लायर्स। अच्छा देखिए जी, व्हील चेयर सप्लायर को पेमेंट तो ज्यादा की करी थी, 2,12,660 की, लेकिन जो व्हील चेयर की एक्चुअल कॉस्ट थी, क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट प्रीपेड है विच इज $39,400, तो वो माइनस कराएंगे। तो 2,12,660 माइनस 39,400, जो कि प्रीपेड अमाउंट थी मेरी, जो मैंने व्हील चेयर के सप्लायर को पे करी भी है। 39,400, यस। प्रीपेड अमाउंट, क्योंकि ये खर्चा तो है, जाहिर सी बात है। आपने जो व्हील चेयर्स की कॉस्ट आपको पड़ी है ड्यूरिंग द ईयर, जो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है व्हील चेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिसेबल्ड एथलीट्स में, उसकी आपको जो कॉस्ट आपने पे करी है सप्लायर को वो ज्यादा थी, लेकिन अभी तक उसमें से कुछ अमाउंट की व्हील चेयर्स आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो आपको व्हील चेयर की कॉस्ट पड़ी है, व्हील चेयर कॉस्ट, वो आपको थोड़ी सी कम पड़ी है, क्योंकि उसमें से जो आपने अमाउंट पे करी थी उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि अभी तक प्रीपेड है। तो प्रीपेड वाला सेक्शन हम माइनस करा लेंगे। 2,12,660, जैसा कि हमने एडवर्टाइजिंग में कराया था, इट्स नथिंग डिफरेंट। एक एक्सपेंस है व्हीलचेयर की कॉस्ट भी, तो उसमें अगर कुछ अमाउंट हमने ओवर पे करी हुई है जिसके बदले की जो गुड्स हैं वो अभी तक रिसीव नहीं हुए,
एडवर्टाइजिंग के केस में वो सर्विस थी जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, तो वो जो भी प्रीपेड अमाउंट है वो सिंपली माइनस हो जाएगी। तो 2,12,660 माइनस 39,400 हमने किया तो हमारे पास आ रहा है $1,73,260। ये आपके पास आ गई जनाब व्हील चेयर की कॉस्ट। व्हील चेयर की कॉस्ट के बाद आपके पास और कौन से खर्चे थे? शॉप रेंट मैंने बता दिया कि वो शॉप से रिलेटेड खर्चा था, जब आपने प्रॉफिट फ्रॉम शॉप निकाला है तो वो वाला खर्चा इंकॉर्पोरेटेड है, और शॉप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला खर्चा भी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। एडजस्टमेंट्स हमने देख ली थी, एडवर्टाइजमेंट की करा ली है, हमने व्हील चेयर सप्लायर कॉस्ट की करा ली है, एडमिन एक्सपेंस की करा ली है, कंप्यूटर इक्विपमेंट की भी करा ली है। सो देयर आर नो फर्दर एसेट एक्सपेंडिचर, तो जो चार एक्सपेंडिचर है हमको ऐड कर लेंगे। $14,670 प्लस 22,440 प्लस 1,400 प्लस 173,260। यहाँ पे आपके पास आ गया $2,11,770। ये आपका टोटल क्या है? ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। आप अपने टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो मेरे पास सरप्लस फॉर एयर निकल के आ जाएगा, जो कि आ रहा है 267,120 माइनस 211,770, जो कि बन जाएगा 55,350। दैट इज योर सरप्लस फॉर एयर। ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो 7 मार्क का था। अब आ गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंपल बनेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा कुछ ऐसा चीजें है नहीं, बस जो चीजें हैं वो सिंपल ही है। क्योंकि देखें, जो टेक्निकल चीज इसमें आ सकती थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, वो था लाइफ मेंबरशिप वाला पार्ट, लेकिन वो इस सवाल के अंदर टेस्ट नहीं हुआ हुआ। लेकिन हमने ऐसा नहीं उसको नहीं किया, उसको लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि लाइफ मेंबरशिप वाली पूरी चीज को किस तरीके से जो है हम एडजस्ट कराते हैं। तो अब जो इसकी इनकम, इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट आएगा। नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस में, क्योंकि पहला साल है तो हमने सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट खरीदा था, जो कि था हमारा कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर खरीदा तो 7,000 का था, बट द थिंग इज कि उसके ऊपर 1,400 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है। तो अब आपको पता है कि भाई हम जो हमारे नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो नेटबुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर की कॉस्ट 7,000 थी, उसकी एक ही साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो वही उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दैट इज $1,400। तो आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट की नेटबुक वैल्यू निकल के आ गई कितनी? $5,600। तो ये आपका कंप्यूटर आ जाएगा कितने का? $5,600 का। इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट तो नहीं था। करंट एसेट अलबत्ता है, और करंट एसेट पे थोड़ी सी वर्किंग भी है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज जो भी गुड्स हमारे पास आ रहे हैं दे आर डोनेटेड, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने बैठ जाए, यहाँ पे हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई। लेकिन अलबत्ता आपके पास कुछ प्री पेमेंट्स हैं, एक नहीं बल्कि दो तीन प्री पेमेंट्स हैं। एक आपकी शॉप रेंट की प्री पेमेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना, जब आपके पास मल्टीपल प्री पेमेंट्स हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हर प्री पेमेंट को वन बाय वन करके रिकॉर्ड करो, या जो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कि आप एक लिखो अदर रिसीवेबल, कि भाई हमें किन किन बंदों से पैसे रिसीव करने हैं, और नीचे बनाओ एक ब्रैकेट और सबको ऐड करके दिखा दो। तो $1,000 शॉप रेंट की प्रीपेमेंट थी, यानी कि वहां से $1,000 आपको रिसीव होना है। $1,000 हो सकता है ना रिसीव हो, लेकिन उसके बदले की फिर आपको सर्विस रिसीव होगी, कि आप एक महीना या जो भी आपका जो टेन्योर है आप उतना टाइम और उस शॉप के अंदर गुजार सकते हो, क्योंकि आपने उतने दिनों का जो है या उतने मंथ्स का जो है वो रेंट पे किया हुआ है। देन हमारे पास जो व्हील चेयर सप्लायर्स को प्रीपेमेंट थी, दैट वाज $39,400। तो अगेन वही वाली बात कि भाई आपको या तो 39,400 बंदा वो रिफंड करेगा, या फिर उसके बदले में आपकी जो व्हील चेयर्स जितनी भी आप उसकी उसने आपसे कमिट करी में उतनी व्हील चेयर्स आपको बना के देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी प्री पेमेंट थी, जो कि आपको यहाँ पे मैंने पूरी वर्किंग करके दिखाई थी एडवर्टाइजमेंट की, कि भाई 4 महीने की जो एडवर्टाइजिंग की, जो जनवरी से लेके आने वाले अप्रैल तक की जो कॉस्ट है, वो तो इस अकाउंटिंग ईयर का पार्ट ही नहीं थी। जो हमने निकाली थी $4,800, उसके आगे लिखा हुआ भी था प्री पेमेंट, तो वो क्योंकि इस अकाउंटिंग ईयर खर्चा नहीं था तो वो भी प्री पेमेंट बन गई अगेन। या तो वो जो जिस एडवर्टाइजर को या जिस भी टेलीविजन वाले को आपने ये पैसे दिए हुए कि भाई मेरा एड चलाओगे, या तो वो आपका इन 4 महीने में एड चलाएगा, तो आपको उसके बदले की सर्विस रिसीव होगी। अगर उसने ऐड नहीं चलाया तो वो फिर आपको रिफंड देगा। तो यू आर इन अ पोजीशन टू रिसीव समथिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिफंड। तो ये 4,800 भी आपका क्या हो गया? अदर रिसीवेबल हो गया।
ठीक है ना। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कोई प्रीपेमेंट नहीं थी, यही तीन प्रीपेमेंट्स थी। ये वाली हो गई, ठीक है। एंड देन एडवर्टाइजिंग वाली प्रीपेमेंट हो गई, और उसके बाद ये हमारे पास शॉप रेंट वाली प्रीपेमेंट भी हो गई। इसमें जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि शॉप रेंट वाली प्रीपेमेंट, वो बच्चों को मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जिसकी मतलब बहुत ही नजरें शार्प होंगी तो उसने तो देख ली होगी, लेकिन अगर जिसने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली $1000 की प्रीपेमेंट उसके दिमाग से रिकर गई होगी या रह गई होगी। तो 45,200 हमारे पास अदर रिसीवेबल्स आए, तीनों का टोटल किया तो $45,200। क्या इसके अलावा कोई करंट एसेट है? इन्वेंटरी तो नहीं था, बात हो गई। प्रीपेमेंट जितनी भी थी सारी की सारी आ गई। डू वी हैव एनी अदर करंट एसेट इन दिस? यस वी डू सर। और क्या है? तो ये भी बड़े बच्चे मिस कर देते हैं, और ये इवन जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था तो उस पर भी मैंने नोट लिखवाया था कि भाई आपके पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी अगर तो पॉजिटिव है तो फिर उसको एसेट ट्रीट करो, नेगेटिव है तो उसको लायबिलिटी ट्रीट करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर बैलेंस शीट क्रेडिट पे आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट डेबिट पे आएगा, which represents के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, which is 7,720। 7,720 हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का बैंक अकाउंट ही है ना, उसमें जितना भी पैसा अगर पड़ा हुआ है तो वो आपका क्या है, वो आपके बिजनेस का एक तरीके का करंट एसेट है। एक नजर और देख लेते हैं कि कहीं और तो कोई करंट एसेट ऐसा नहीं है जो हम मिस कर रहे हो। नन दैट आई कैन सी। तो हम इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास करंट एसेट का टोटल आ जाएगा। तो $45,200 प्लस $7,720, दैट विल गिव मी $52,920। ये करंट एसेट का टोटल है 52,920। और इसके अंदर जो है हम जब नॉन करंट एसेट का टोटल ऐड करेंगे तो वी विल गेट द फिगर फॉर टोटल एसेट, क्योंकि नॉन करंट एसेट का टोटल प्लस करंट एसेट का टोटल, दैट इज द टोटल एसेट दैट दिस क्लब इज हैविंग, प्लस 5,600, दैट इज गिविंग मी $58,520। आफ्टर दैट टोटल एसेट के बाद क्या आता है भाई, एक्यूमुलेटेड फंड्स। अब एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर क्या डालूं? वैसे तो आप लोगों को अगर फॉर्मेट थोड़ा सा रिकॉल कर सको तो मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर ओपनिंग बैलेंस जाएगा, फिर उसके अंदर सरप्लस फॉर एयर ऐड होगा, डेफिसिट हो तो माइनस हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप नॉन कैपिटलाइज वाली पोर्शन ऐड होगा, गिफ्ट डोनेशन लेगेसी अगर फॉर पर्पज है तो वो भी ऐड होगा, और फिर आपका क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकलेगा। लेकिन इस सवाल के अंदर अच्छा गिफ्ट डोनेशन लेगेसी वाली कॉन्सेप्ट आया तो, लेकिन वो विदाउट एनी पर्पस आया तो वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया, तो एक्यूमुलेटेड फंड में नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप की कोई बात नहीं है तो वो भी नहीं आएगी। सिर्फ सरप्लस फॉर ईयर है आपके पास। अच्छा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड भी नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लब स्टार्ट ही इसी साल हुआ है, तो जब वो तो स्टार्ट ही उन्होंने राउंड जीरो से किया था, तो उनका स्टार्टिंग डेट पे भी कोई एक्यूमुलेटेड फंड नहीं था। तो फिर सर फिर क्या एक्यूमुलेटेड फंड को छोड़ दे? नहीं, मैंने बोला ना एक फिगर है, दैट इज सरप्लस फॉर ईयर। तो जितना भी आपका सरप्लस फॉर ईयर है वो पूरा का पूरा आपका एक्यूमुलेटेड फंड के बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन एक्यूमुलेटेड फंड को जब आपके पास डिफाइन करने को आता है तो you can definitely write that it is the difference between total assets and total liabilities, but you can also write that accumulated fund is the accumulation of the surpluses for year and deficits for year accumulated over the time period। क्योंकि accumulated fund एक तरीके से आपको ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अगर कोई पुराना क्लब हो, ये तो क्लब पहले ही साल है इसको स्टार्ट हुए, लेकिन अगर कोई पुराना क्लब चलता हुआ आ रहा है और उसका एक सर्टेन accumulated फंड का बैलेंस है, तो वी कैन से कि भाई ये जो है ओवर द ईयर्स क्लब के जो सरप्लसेस या डेफिसिट्स जो भी हुए हैं उसको अगर सबको एग्रीगेट कर दो, एक्यूमुलेट कर दो, मिला दो, तो उसका जो बैलेंस है वो किस पे रिप्रेजेंट होता है? एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास तो एक्यूमुलेटेड फंड में सीधा सीधा जो हमारा सरप्लस फॉर ईयर था विच वॉज $55,350, वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे 55,350। इसको मैं क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड भी सिर्फ लिख सकता था, सिर्फ एक्यूमुलेटेड फंड भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज कोई मूवमेंट दिखाने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद वी हैव द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्लब के पास कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास करंट लाइबिलिटी जरूर है। तो वो करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास लिखी जाएगी। करंट लाइबिलिटी में एक तो अक्रूड हमारा वो था, एडमिन एक्सपेंस था अक्रूड, तो वो आ जाएगा। उसको अगेन मैं अदर पेबल के नाम से लिख देता हूँ, अदर पेबल्स। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ जाएगा अक्रूड एक्सपेंस का अदर पेबल, जो कि है $450। डू वी हैव एनी अदर पेबल्स? यस वी डू।
जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि शॉप रेंट की मैंने वर्किंग करके आपको बताया था कि शॉप रेंट $1000 से प्रीपेड है, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि शॉप की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो $2720 से अक्रूड है। और उसका रीजन क्या था कि पेमेंट आपने जो शॉप के ऑपरेटिंग कॉस्ट की करी है वो सिर्फ 14680 करी है, जबकि खर्चा आपका 17400 का है, यानी कि देयर इज सम अनपेड अमाउंट। तो अब ये जो अक्रूड है शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट का 2720 इसके अंदर जो एडमिन का जो अक्रूड पार्ट था $450 वो ऐड करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2720 प्लस $450, दैट इज 3170। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई हमारे पास और अदर पेबल था पूरे सवाल के अंदर। यस, यही दो अदर पेबल्स दिख रहे हैं, तो इन दोनों को अगर, और यही हमारी करंट लाइबिलिटी भी वाहिद यही है जो कि 3170 निकल के आ रही है। ठीक है ना। अब 3170 को अगर आप एक्यूमुलेटेड फंड्स में ऐड कर लो तो यू विल गेट टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज, जो कि जाहिर सी बात है किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल एसेट्स के बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं बराबर आ रही है नहीं आ रही। 3170 प्लस 55350 58520 और टोटल एसेट भी 58520, विच मीन्स कि मेरा सारा काम जो हुआ है वो ओके की रिपोर्ट दे रहा है कि भाई सारा कुछ ठीक है, तभी आपके टोटल एसेट टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज के बराबर आ रहे हैं। फिर उसने कुछ थ्योरी का पार्ट पूछा, सजेस्ट टू वेज इन विच एक्स स्टॉक कुड इंक्रीज इट्स इनकम। भाई दे कुड आस्क फॉर मोर डोनेशंस, ठीक है, गो सीक मोर डोनेशंस, ठीक है, सीक मोर डोनेशंस, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। या उनका अच्छा एक बड़ा मेजर सोर्स ऑफ जो इनकम था अगर आप देखो सरप्लस जो हमने निकाला है उसमें प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शॉप है, तो अभी वो सिर्फ एक शॉप चला रहे हैं। इफ दे इंक्रीज द नंबर ऑफ शॉप्स क्वाइट पॉसिबल कि उनका जो प्रॉफिट फ्रॉम चैरिटी शॉप है वो भी बढ़ जाए। तो मैं लिख देता हूँ ओपन मोर चैरिटी शॉप्स, दोनों चीजों से आपकी जो इनकम बढ़ेगी। देन उसके बाद कहता है एक्सप्लेन व्हाई द एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नॉट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑन इट्स बैंक अकाउंट। या बैंक अकाउंट तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा आया कितना पैसा गया और उसके बाद नेट में कितना पैसा अवेलेबल है। तो मैं लिख देता हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट shows the available cash and cash equivalent balance, cash and cash equivalent balance, whereas accumulated fund represents the क्यूमुलेटिव का मतलब एग्रीगेट कंबाइन, तो आप कंबाइन का वर्ड भी यूज कर सकते थे, द क्यूमुलेटिव सरप्लस स्लैश डेफिसिट ऑफ द क्लब ओवर द ईयर्स। You can also write the basic definition जो मैंने पहले तो आपको बताई हुई कि it is again the difference between the total assets and total liabilities of the club, and that could have been true as well, वो भी बिल्कुल ठीक होती। फिर पार्ट एफ में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ some not for profit organizations may contain entries for subscription, quite an easy thing, मतलब they have members who are paying them subscription fee to avail the facilities of that club, so they have those NPOs have members who pay annual subscription. I can write annual fee to avail facilities of the club, to avail facilities of the club, which are recorded as subscriptions. Which are recorded as subscriptions.
यहाँ पे आपका ये पूरा 25 मार्क का एंट्री का सवाल, जिसके अंदर गिफ्ट डोनेशन लेगेसी वाले कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो रहा था, वो हमने कवर अप कर लिया। जो शुरू में आशु तुमने सवाल पूछा था कि सर जो इन्वेंट्री की आप बात कर रहे हैं वो व्हीलचेयर की इन्वेंट्री की बात हो रही है, नो। शुरू में ही, क्योंकि मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो शॉप चल रही है इसके अंदर लोग अपने पुराने अनयूज चीजें लाके जो उनको अब फर्दर यूज नहीं करनी वो डोनेट कर रहे हो, मैं उसको बेच रहा हूँ। उसमें मैंने कहीं पे भी व्हीलचेयर की बात नहीं करी थी। तो यहाँ पे जो उसने पूछा था ना कि जो चैरिटी शॉप चला रहे हो वो कैसे डिफरेंट है, तो वहां पे जो मैं परचेजेस की बात कर रहा था वो नॉर्मल जो गुड्स मुझे जो लोग ला के दे रहे हो सकते हैं, जूते ला के दे रहे हो, चप्पलें ला के दे रहे हो, कपड़े ला के दे रहे हो, घर का कोई फर्नीचर का सामान ला के दे रहे हो, जो भी उनको अब यूज नहीं करना वो उनको लगता है डोनेट करना है, वो मुझे ला के डोनेट कर रहे हैं। मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ काम सफाई वफाई करवा के उसको आगे बेच रहा हूँ, उस पर मेरा प्रॉफिट है। जो व्हील चेयर की बात है वो तो मेरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे क्लब का ऑब्जेक्टिव है, या जो क्या कहते हैं एथलीट्स हैं जो कि डिसेबल हैं उनको मैं एक स्पेशल किस्म की व्हीलचेयर प्रोवाइड करूं जिसको वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ से इस शॉप को चला के जहां मैं लोगों से डोनेशन के तौर पे जो चीजों को यूज नहीं करनी वो कलेक्ट करके बेच रहा हूँ, उससे जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी देखा, उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हुए फिर मैं जाके व्हीलचेयर्स खरीदूंगा और व्हीलचेयर्स उन एथलीट्स को दूंगा जो कि डिसेबल है। तो जो जहां तक चैरिटी शॉप की और पार्ट ए की बात थी, तो वहां पे जो मैंने पूरा जो पार्ट लिखा था दैट वाज नॉट रिलेटेड टू व्हील चेयर्स, क्योंकि जो उसने ऊपर खुद से भी बताया हुआ है कि भाई जो शॉप चल रही है उसके अंदर उसने कहा हुआ था कि यहाँ पे अनवांटेड आइटम्स को लोग आके आपको डोनेट कर रहे हैं और उसको आप बेच के अपना प्रॉफिट बना रहे हो, जिससे आप जाके व्हील चेयर खरीदोगे और एथलीट्स को दोगे। तो जो आइटम्स आपको डोनेशन में मिलने जिसके लिए पार्ट ए की सारी बात लिखी थी कि भाई गुड्स जो आ रहे हैं वो तो आप खरीद ही नहीं रहे, जीरो कॉस्ट पे पड़ रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। और इन्वेंट्री भी फिर जो है वो जाहिर सी बात है आपकी जो उसकी कॉस्ट है वो बिल्कुल लोअर है सेलिंग प्राइस के मुकाबले में। तो वो सारी की सारी उन अनवांटेड आइटम्स की बात थी जो लोग आपको डोनेट कर रहे हैं। अब वो क्या डोनेट कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं लिखी हुई, लेकिन वो अनवांटेड आइटम्स डोनेट कर रहे हैं। तो हम उसमें कोई भी चीज कंसीडर कर सकते हैं जो भी लोग नॉर्मली तरीके से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं।